कहते हैं कि अदालत के कमरों में सिर्फ सबूतों का खेल नहीं होता, बल्कि वहां इंसानों की तकदीर भी लिखी जाती है। एक सही मोड़ किसी बेगुनाह का घर बसा सकता है और एक गलत फैसला किसी हंसते खेलते परिवार को उजाड़ सकता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर शहर के सबसे ईमानदार वकील को मजबूरन उसी इंसान को बचाना पड़े जिसे वे दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम समझता है, तब क्या होगा। ये कहानी सिर्फ एक मामूली जंग की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक बेबस पिता के इम्तिहान की। कहानी की शुरुआत माया नगरी मुंबई की एक रात से होती है। रात के करीब 10 बजे एक आलीशान क्लब में पार्टी चल रही है। वहाँ शौर्यमान गौर और सोमा मित्तल नाम के दो लोग साथ में वक्त बिता रहे हैं। दोनों काफ़ी शराब पी लेते हैं। करीब 1.5 घंटे बाद शौर्या सोमा को अपनी गाड़ी में लेकर निकलता है। देर रात बोडली के एक सुनसान इलाके में वह गाड़ी रुकती है। पास ही एक चाय की दुकान वाला मौजूद है जो गाड़ी की तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक मंजर आता है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और खून से लथपथ सोमा को बाहर फेंक दिया जाता है। गाड़ी तेज रफ्तार में वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन का नज़ारा बदला हुआ है। अवंतिका नाम की महिला एक स्विमिंग कंपटीशन में अपनी बेटी समायरा का हौसला बढ़ा रही है। समायरा एक बेहतरीन तैराक है। दूसरी तरफ हमारी मुलाकात होती है अर्जुन मेहरा से, जिन्हें पूरी अदालत इक्का नाम से जानती है। अर्जुन एक ऐसे डिफेंस लॉयर हैं जो आज तक अपनी ज़िंदगी में कोई मुकदमा नहीं हारे हैं। जज के फैसला सुनाने से ठीक 5 मिनट पहले अपना ऐसा पासा पलटते हैं कि पूरा केस उनके पक्ष में आ जाता है। इसी बीच कंपटीशन के दौरान समायरा की नाक से अचानक खून बहने लगता है। सब घबरा जाते हैं और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। अवंतिका फ़ोन करके अर्जुन को बुलाती है। डॉक्टर अर्जुन और अवंतिका को एक ऐसी बात बताते हैं जिससे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि समायरा को कैंसर है और उसे बचाने के लिए स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट की तुरंत ज़रूरत है, जो सिर्फ उसके सगे माता पिता बोन मैरो से मिल सकता है। लेकिन टेस्ट की रिपोर्ट कहती है कि अर्जुन समायरा के सगे पिता नहीं है। रात को अर्जुन और अवंतिका के बीच बातचीत होती है। यहाँ पता चलता है कि कॉलेज के दिनों में अवंतिका और शौर्य रिलेशनशिप में थे। शौर्य के बुरे बर्ताव की वजह से अवंतिका ने अर्जुन से शादी कर ली थी, लेकिन समायरा असल में शौर्य की बेटी है। अर्जुन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह सिर्फ अपनी बच्ची को बचाना चाहता है। अर्जुन जेल में बंद शौर्य से मिलता है। शौर्य जान जाता है कि अर्जुन मजबूर है। वह शर्त रखता है कि वह अपनी बेटी की जान तभी बचाएगा जब अर्जुन उसे सोमा के इस केस से आज़ाद कराएगा। सोमा अस्पताल में कोमा में है और उसकी हालत नाजुक है। सरकारी वकील मथुरा बनर्जी इस केस को संभाल रही है। कोर्ट में पहली पेशी होती है। मथुरा के पास शौर्य के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है, सोमा के नाखूनों से मिला स्किन सैंपल, जो शौर्य के डीएनए से मैच करता है। लेकिन अर्जुन यहाँ अपनी चाल चलते हैं। वे शौर्य को खुद गवाह के कटघरे में बुलाते हैं। शौर्य कोर्ट के जज के सामने खुद कबूल करता है कि उस रात उसने सोमा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, जिसके बाद सोमा ने उस पर हमला किया और वह कार से भाग गई। शौर्य खुद को बेगुनाह नहीं बल्कि एक गलत इंसान साबित करता है, जिससे मथुरा के सारे सबूत कमजोर पड़ जाते हैं। अगली सुनवाई में मथुरा उस चश्मदीद चाय वाले को अदालत में पेश करती है। चाय वाला कहता है कि उसने कार से सोमा को गिरते देखा है। कार में शौर्य का चेहरा भी देखा था। लेकिन अर्जुन उससे पूछते हैं कि पुलिस ने उसे कितनी तस्वीरें दिखाई थी। चाय वाला कहता है सिर्फ एक। अर्जुन साबित कर देते हैं कि पुलिस ने जानबूझकर चाय वाले के दिमाग में शौर्य की छवि डाली है। कोर्ट फिर से अगली तारीख दे देता है। अवंतिका अर्जुन को सोमा की कुछ पुरानी चैट्स और तस्वीरें देती है ताकि केस मजबूत हो सके। अर्जुन कोर्ट में सोमा के बॉयफ्रेंड अभिमन्यु को बुलाता है। उन चैट्स के जरिए ये दिखाया जाता है कि सोमा और अभिमन्यु के रिश्ते खराब थे और अभिमन्यु उसके बारे में बहुत गलत बातें बोलता था। कोर्ट में सोमा के चरित्र पर उंगली उठती है, जिससे उसकी माँ को बहुत दुख होता है। अर्जुन को भी ये तरीका पसंद नहीं आता, लेकिन बेटी की खातिर वह चुप रहता है। इसी बीच पुलिस को एक और नया सबूत मिलता है। शौर्य ने अपनी गाड़ी को केमिकल से धुलवा दिया था, लेकिन उसकी कार की चाबी के छेद, की होल और चाबी पर सोमा का खून मिल जाता है। मथुरा इस कोर्ट में पेश करती है। अर्जुन परेशान हो जाता है और जेल में शौर्य को थप्पड़ मारता है। गुस्से में शौर्य कहता है कि वह अब बच्ची को बोन मैरो नहीं देगा, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। इसी बीच खबर आती है कि अस्पताल में सोमा की मौत हो गई है, जिससे शौर्य अब
सीधे सीधे मर्डर का केस बन जाता है। मथुरा एक मास्टर स्ट्रोक खेलती है और शौर्या की पत्नी गौरी को दोबारा गवाह बनाती है। गौरी कोर्ट में कहती है कि शौर्या उस रात 1 बजे नहीं बल्कि सुबह 4 बजे घर आया था और वे एक बुरा इंसान है। लेकिन अर्जुन यहाँ पासा पलट देते हैं। वे उस रात की पुलिस पीसीआर कॉल की रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जिसमें रात 1 बजे शौर्य घर पर गौरी को पीट रहा था और पीछे उसके नौकर चतुर की आवाज़ थी। कानून तौर पर साबित हो जाता है कि मर्डर के वक्त शौर्य अपने घर पर था। जज शौर्य को बाइज्जत बरी कर देते हैं। मथुरा अर्जुन से नफरत करने लगती है। आज़ाद होने के बाद शौर्य वादे के मुताबिक अस्पताल के समायरा को बोन मैरो दे देता है। समायरा की जान बच जाती है। जेल से छूटने की खुशी में शौर्य एक आलीशान पार्टी रखता है और अर्जुन मेहरा को बुलाकर अपनी जीत का घमंड दिखाता है। वे कहता है कि तुम जैसा बड़ा वकील मेरे आगे हार गया। अर्जुन शांत रहकर मुस्कुराता है और कहता है, शौर्य, अर्जुन मेरा कभी अधूरा इंसाफ नहीं करता। मेरा असली इक्का तो अब चलेगा। अर्जुन खुलासा करता है कि उसे पहले दिन से पता था कि कातिल शौर्य तू ही है। शौर्य ने सोमा के भागने पर कार की चाबी से उस पर हमला किया था जिससे वह मर गई थी। उसके बाद सबूत मिटाने के लिए शौर्य ने पिल्ले की घर के नीचे एक गरीब फुटपाथ वाले को फोन छीना था और गौरी को फोन करके पुलिस वाली झूठी एक्टिंग की प्लानिंग की थी। बैकग्राउंड में जो नौकर चतुर गोरी गोरी चिल्ला रहा था वे भी इसी साजिश का हिस्सा था। शौर्य घबराकर कहता है कि तुम इसे साबित नहीं कर सकते। तब अर्जुन अपना आखिरी पत्ता खोलता है। वह बताता है कि उस फुटपाथ पर 23 लोग रहते हैं जिनमें से एक गायब था। शौर्य के आदमी चतुर ने उस गवाह को मारने की कोशिश की थी लेकिन अर्जुन ने पुलिस के साथ मिलकर चतुर को रंगे हाथों पकड़ लिया और उस गवाह को अस्पताल में बचा लिया। उस गवाह ने मजिस्ट्रेट के सामने शौर्य के खिलाफ अपना बयान दर्ज करा दिया है। उसी वक्त मथुरा बनर्जी पुलिस के साथ पार्टी में आती है और शौर्य को नए पुख्ता सबूतों के आधार पर दोबारा गिरफ्तार कर लेती है। अर्जुन अपनी बेटी को भी बचा लेता है और कातिल को उसकी सही जगह पहुंचा देता है।